जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। पांचवा अध्याय हमारा चल रहा है। इसमें हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। अभी तक हमारे 22 सूत्र 23 सूत्र हो गए हैं। 23 सूत्र किसको याद है अच्छी तरह से वो हैंड रेस कीजिए। सुषमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्चेत् पुद्गलानां नानोः लोकाकाशे अवगाहे लोकाकाशे अवगाः धर्माधर्मयोः कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत गति स्थित युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्य अवगाः शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः प्रत्वापर्त्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तपश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बिना देखे और एकदम स्पष्ट उच्चारण के साथ आपने बोला है। मंजू जी बोलिए। जय जय दीदी। शुरू से बोल दी दीदी। हम्म। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिण पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम् आकाशस्यानन्ता और आकाशस्यानन्ता और आकाशस्यानन्ता असंख्ये या संख्ये प्रदेश असंख्ये या आकाशस्यानन्ता संख्ये या संख्येयाश्च पुद्गला नाणु लोकाकाशे अवगाः और धर्माधर्मयो कृत्सनि एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत गति स्थित युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार आकाशस्यावगाः शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला और शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतश्च अण्वय स्कंधाश्च भेदा भेद संघाताभ्याम भेद
संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुष सत् सद द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय। चलिए बस इतना ही इनफ है। जहां तक चल गए हमारे वहां तक तो आपने बोल ही दिया है। लेकिन वो सूत्र सब आपने देखकर बोले हैं या बिना देखे बोले? दीदी बिना देखे याद किए थे दीदी। पूरे बिना देखे बोले हैं या कुछ कुछ हेल्प ली है? नहीं दीदी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग भी इसी तरह से याद कीजिए सभी सूत्रों को। और भी बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, फिर एक एक दिन करके हम सबसे सुनेंगे। अभी हम हमारे विषय पर आ जाते हैं। हमारा 23वां सूत्र चल रहा है। अभी हमने उपकार के सूत्र देखे थे 17 से लेकर 22 तक के। इसके बाद हमने पुद्गल द्रव्य का स्वरूप देखा। तो सबसे पहले पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, यह 23वें सूत्र में हमने देखा है। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला, ये 23वां सूत्र है। इसमें हमने देखा था कि स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले वंता पुद्गला, जो पुद्गल द्रव्य हैं वह स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं। इसका हमने अच्छे से डिटेल समझ लिया था। पूरी एक एक गुण की पर्यायों के बारे में भी चर्चा की थी हमने अलग अलग। तो वो सब हमने समझा था। इसके बाद अब ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताया था। इसके बाद पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन सी है, तो वो बताने के लिए 24वां सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, ये वाला सूत्र हमारा चल रहा है। उसमें हमने देखा था कि ये जो उक्त लक्षण वाले, अब उक्त लक्षण वाले अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल, उनके शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत वाले होते हैं। ये अर्थात ये भी पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल की पर्याय है शब्द बंध आदि। इसमें से हमने शब्द की चर्चा की थी। शब्द दो तरह का है। किसी को ध्यान हो तो वो हैंडरेस कीजिए। शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के हैं, ये सारी चर्चा हमारी चली थी। सरिता जी बोली। दीदी शब्द दो तरह के होते हैं, एक भाषा रूप शब्द होता है और एक अभाषा रूप शब्द होता है। और भाषा रूप शब्द भी दो तरह के, भाषा रूप शब्द है ना जो मनुष्यों के द्वारा व्यवहार में बोली में लाए जाते हैं, वो भाषा रूप शब्द होते हैं। और जो नहीं, उसमें भाषा रूप में दो तरह के होते हैं, अक्षरात्मक होते हैं और अनक्षरात्मक होते हैं। और जो अक्षरात्मक होते हैं वो मनुष्य के द्वारा जो बोलियों में व्यवहार में यूज किया जाता है, और जो अक्षरात्मक होते हैं वो पशु पक्षियों के द्वारा यूज होते हैं। नहीं फिर नहीं इसमें नहीं, ये जो परिभाषा अनक्षरात्मक मनुष्य वाली परिभाषा तो प्रायोगिक में आएगी, अभी नहीं लगेगी मनुष्य वाली। पर ये बस केवल इतनी बात बात है कि जो भाषात्मक है वह बोलियां और इस रूप से भाषात्मक है, और जी अभाषात्मक है वो पशु पक्षियों की भाषा है। और यहाँ तक कि जो पुरुष भी करते हैं भाषा, खांसना छींकना जी चुटकी बजाना, तो ये अभाषात्मक है। लेकिन फिर हाँ, भी इशारों से जो इसमें पुरुष हाँ निमित्त है, फिर भी ये अभाषात्मक है ना। तो इसलिए वो जी परिभाषा ठीक नहीं कि जो पुरुष बोले वह भाषा, ऐसा नहीं है। बोलियां और भाषाएं वो भाषा में आएगा, है ना। और जी बोलियां शब्द, ये बोलियां ये शब्द है तो ये भाषात्मक शब्द है। और जो मतलब जो पशु पक्षी बोलते हैं या केवली भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति, ये सब अभाषात्मक में जाएगा। ठीक है। हाँ और बोलिए आगे। इसका आगे बोले दीदी। हाँ तो इसमें जैसे भाषा और अभाषा रूप हुआ, फिर उसके बाद अक्षरात्मक जो भाषा है वो दो तरह की होती है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक होती है। तो अक्षरात्मक में जो मनुष्यों के प्रयत्न से होता है तो वो अक्षरात्मक कहलाएगी। ये नहीं नहीं नहीं, आप है ना आपने जो चार्ट बनाया है उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। विमलेश जी बोलिए। जय हिंद दीदी।
दीदी हम्म। शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। और भाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक जो बोली जाने वाली भाषा है, और एक देश मतलब जो भाषा है देश के रूप में जो होती है देश में। और अनक्षरात्मक तीन प्रकार के हो गए थे, दो अक्षरों वाली, 2 से 4 इंद्रिय तक के हैं, और एक दीदी 5 इंद्रिय वाली, और एक दिव्य ध्वनि। ठीक बोल रही हो दीदी? नहीं, ये कहाँ से निकाले आपने भेद? 5 इंद्रिय वाली, 2 अक्षर वाली, ये तो कोई भेद ही नहीं है। चार्ट बनाया था ना, वो निकालिए चार्ट आप तो, उसके अकॉर्डिंग बोलिए वो ललिता जी। 5। हाँ, शब्द दो प्रकार के हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक दो दो तरह के हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। और हम्म। अक्षरात्मक मनुष्य व्यवहार में आने वाली बोली, अनेक प्रकार की बोलियां, वो अक्षरात्मक है। और हम्म। अनक्षरात्मक त्रस इंद्रिय त्रस त्रियंचों के त्रियंचों की भाषा और मनुष्य के संकेत रूप वचन और दिव्य ध्वनि में आए हुआ वो अनभाषा अनक्षरात्मक शब्द है। और अभाषात्मक भी दो प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैश्रसिक। वैश्रसिक और पुरुष के प्रयत्न द्वारा वो उत्पन्न होता है। वो प्रायोगिक 4 प्रकार का है, तत् तत् और वितत और गहन सुशील। ये 4 प्रकार के प्रायोगिक और वैश्विक स्वाभाविक बादलों को गरजना और झरना, ये सब वैश्विक भाषात्मक अनक्षात्मक अभाषात्मक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने। थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं किसी को कंफ्यूजन है, तो वो जो चार्ट बनाया था उसमें से आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या हुआ है, क्यों गड़बड़ हुई है। तो वो अब थोड़ा मिक्स हो गया है किसी किसी का, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कहाँ पर क्या हुआ है। तो हमने इस तरह से देखा था कि शब्द, सबसे पहला जो पुद्गल की पर्याय है शब्द है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज तक हमें पता नहीं थी बात, कि जो शब्द है हम तो समझते थे कि जीव बोल रहा है शब्द, जबकि यह तो पुद्गल की पर्याय है। शब्द है वह पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण नहीं है। अनुज जी भाई साहब, उस दिन प्रश्न आया था कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ शब्द क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो गुण है पुद्गल के, लेकिन जो शब्द है वह पर्याय है, भाषा वर्गणा की पर्याय है। स्कंद रूप जो पुद्गल है उसकी पर्याय है। तो वह किसी भी प्रकार का शब्द हो। अब शब्द कि ये हम टेबल बजा रहे हैं, ये शब्द नहीं है, लेकिन ये भी शब्द है, ये यहाँ पर ये बताया है। अभाषात्मक शब्द है या प्रायोगिक शब्द है ना, ये इसमें से मतलब आप निकाल लेना, लेकिन है ये शब्द ही। और सभी शब्द पुद्गल की पर्याय है। यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि जो खिर रही है वह भी पुद्गल की पर्याय है। क्या बात कर रहे हो, केवली भगवान है, वो तो त्रिलोक के नाथ है, उनकी भाषा खिर रही है, तो वो तो जीव की होगी ना कि नहीं, वह भी पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि वह भाषा वर्गणारूप स्कंद से मिलकर बनी है। और इसके लिए उदाहरण भी दिया था कि इसको हम शब्द को पुद्गल की पर्याय कैसे माने, पुद्गल कैसे माने, कि वो जो शब्द है ना वह भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे बहुत तेज आवाज हो, तो बहुत तेज आवाज से सुन लिया हो कुछ, तो किसी के कान फट जाते हैं, मतलब तो कोई चीज लगी है ना, मतलब वहां पर तो कान फट गए, तो क्या चीज लगी है कि वहां शब्द लगे थे वहां, ऐसा। मतलब शब्द भी एक वस्तु है, वह पुद्गल है, और वह कानों से टकराकर मतलब पर्दे को डैमेज कर देती है ना। और हम बोलते हैं शब्द तो वैसे के वैसे ही, जैसा शब्द यहाँ से बोला जा रहा है, हम क्या बोलते हैं, मतलब वो भाषा वर्गणा निकल रही है, तो यहाँ से जो भाषा वर्गणा निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं वैसा आप सुनते हैं, तो ये पुद्गल परमाणु ही आप तक पहुंचते हैं, है ना, टेप हो जाते हैं, आवाज टेप हो जाती है, तो वो पुद्गल परमाणु उस रूप में टेप हो जाते हैं, वहां पर स्थिर हो जाते हैं, ऐसा है। तो हर तरीके से इसको आप कहीं चिंतन कीजिए आप किसी भी तरीके से, तो ये जो शब्द हैं वह सब पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद हमने बंध की बात की थी। बंध 2 प्रकार का है, वैश्रसिक और प्रायोगिक, ये भी चर्चा की थी हमने। तो किस तरह से बंध है, वैश्रसिक और प्रायोगिक किस प्रकार से है।
ये हमने देखा था। तो जो पुरुष की अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक बंध है, और जो पुरुष की अपेक्षा से रहित हो वह वैश्रसिक बंध है, जो हमने शब्द के वर्णन में भी देखा था। और इसमें भी जो प्रायोगिक है, जो पुरुष की अपेक्षा से सहित है, उसमें जो अजीव विषयक है, उसमें पुद्गल से पुद्गल का बंध हो लेकिन निमित्त पुरुष हो। जैसे लाख की चूड़ी बनाने में, तो लाख और चूड़ी मतलब जिस पर भी चूड़ी बनाई है लाख की, तो बंध किसका हुआ है? पुद्गल से पुद्गल का बंध हुआ है, लेकिन निमित्त कौन रहा उसमें? पुरुष निमित्त रहा। अब पुरुष मतलब समझ लेना जीव। पुरुष की वहां तो महिला बना रही थी चूड़ी, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि वो पुद्गल की, वो तो महिला नहीं बनाई कि नहीं, पुरुष मतलब सभी को ले लेना जीव, जो निमित्त में आता है। और एक तो अजीव विषय हो गया प्रायोगिक में, और दूसरा जीवाजीव विषय, मतलब जीव के साथ जो कर्म का या नो कर्म का बंध होता है वह भी एक बंध है, तो वह जीवाजीव विषयक है। वैश्रसिक बंध में किसको लिया है? मतलब जो पुरुष की अपेक्षा से रही, तो वैश्रसिक मतलब स्वाभाविक। तो इसमें आदिमान और अनादिमान। तो पुद्गल में स्निग्ध वृक्षादि के कारण जो बिजली, उल्कापात, बादल, इंद्रधनुष आदि होते हैं, वो आदिमान वैश्रसिक बंध है। बंध हुआ ना, पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु के साथ बंद हो गया, और इसमें कोई पुरुष पुरुष भी निमित्त नहीं हुआ, स्वाभाविक रूप से बंद हो गया, और वो बंद होकर इंद्रधनुष बन गया। तो ये वैश्रसिक बंद है। बंद होकर बिजली बन गया, बंद होकर उल्कापात बन गया, बादल बन गया, आग बन गया, ये सब वैश्रसिक बंद है। और अनादिमन, ये सब आदिमान मतलब उसी समय उत्पन्न हुए और कुछ समय बाद ही नष्ट होने वाले हैं, मतलब नए बंध हुए, और वो आदिमान है। और जो अनादि से है, उद्गल महास्कंध आदि, वो अनादिमान वैश्रसिक बंध है। ये सारी चर्चा हमने की थी। अब हमारा सूत्र में अगला विषय है सूक्ष्म शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द बंद के बाद सूक्ष्मता। अब सूक्ष्मता में किसको लिया है वो हम देखते हैं। पढ़िए वहां पर सूक्ष्म का। सूक्ष्म और स्थूल दोनों सापेक्ष हैं, तो दोनों का एक साथ पढ़ना है। रेखा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। इसमें दो तरह का है, एक अत्यंत, दूसरा अपेक्षिक। परमाणु अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म है, आंवले से बेर सूक्ष्म है, वह अपेक्षिक सूक्ष्म है। स्थूल स्थूल दो तरह का है, एक अंत्य, दूसरा अपेक्षिक। जो जगत व्यापी महास्कंद है वो अन्यत स्थूल है, उससे बड़ा दूसरा कोई स्कंद नहीं है। बेर, आंवला आदि अपेक्षिक स्थूल है। संस्थान। बस देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा कठिन नहीं है बात, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी। जो पुद्गल है उसकी पर्याय सूक्ष्म रूप भी है और स्थूल रूप भी है। अंत्य और आपेक्षिक, ये दोनों दो तरह के भेद दोनों में दिए हैं। अंत्य अर्थात सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म में लगाएंगे तो सबसे सूक्ष्म। सबसे सूक्ष्म कौन है? तो परमाणु अंत्य सूक्ष्म है, मतलब सबसे सूक्ष्म, उससे ज्यादा सूक्ष्म और कोई भी नहीं है। तो परमाणु अंत्य सूक्ष्म है। और परमाणु की पर्याय होती है कि नहीं? हाँ, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय होती है, और परमाणु भी एक द्रव्य है, उसकी भी पर्याय है ही है, नियम से है। तो उसकी जो पर्याय है वह सूक्ष्म पर्याय है, क्योंकि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, उसकी पर्याय सूक्ष्म है। और आपेक्षिक सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म दो तरह का है ना, अंत्य सूक्ष्म मतलब जो सबसे छोटा हो, अंत्य सूक्ष्म। और आपेक्षिक सूक्ष्म। अब आपेक्षिक सूक्ष्म क्या है उसके लिए यहां पर उदाहरण दिया है, आंवले से बेर सूक्ष्म है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे बोर्ड पर, आपने देखा भी होगा किसी क्लास में, बोर्ड पर एक लकीर बनाई और छात्रों से पूछा कि ये जो लकीर है या ये जो लाइन है वह छोटी है कि बड़ी है? चलो आप लोग भी इमेजिन कर लो, हमने बोर्ड पर एक लाइन बनाई और आपसे पूछा कि ये छोटी है कि बड़ी है, तो क्या जवाब होगा आपका कुंद प्रभा जी? वो ना छोटी है ना बड़ी है, वो तो लकीर है, लाइन है। अच्छा। अच्छा, अब दूसरी एक्टिविटी आपको दी जाए कि ये जो लाइन बनी है इसको आपको छोटा करना है।
लेकिन शर्त यह है कि टच भी नहीं करना है, उसमें चौक भी नहीं चलाना है, पेन भी नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना है, और इसको छोटा करना है। तो कैसे कर सकता है क्या कोई बिना टच किए? हम्म कौन कर सकता है भैया? कौन है सुभट? बताइए। हाँ, शोभा जी बोली। जय हिंद दीदी। उस हम्म लाइन के बाजू में एक बड़ी लाइन खींच देंगे तो वो छोटी हो जाएगी और वो बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही। बिना टच किए लाइन को छोटा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके पास में एक बड़ी लाइन खींच दो, तो वह लाइन छोटी हो जाएगी, है ना? अच्छा, बिना टच किए उस लाइन को बड़ा करना है तो क्या करेंगे? उसके बाजू में छोटी लाइन खींच दो तो वो बड़ी हो जाएगी। बस, ये अपेक्षा है। लाइन अपने आप में ना छोटी है ना बड़ी है, लेकिन बड़ी लाइन की अपेक्षा से वह छोटी लाइन है, छोटी लाइन की अपेक्षा से वह बड़ी लाइन है। ये सब सामान्य गणित सब समझते हैं। इसलिए यहाँ पर बेर और आंवले का उदाहरण दिया है। जैसे बेर है तो आंवला, भाई बेर है वह बड़ा है कि छोटा है? चलो आपसे ये प्रश्न पूछ लेते हैं, जो बेर है वह छोटा है कि बड़ा है? छोटा हम्म है कि बड़ा? बेर। दीदी बेर ना, बेर यदि उसके बाजू में आंवला रख देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। पर उसके बाजू में और छोटा सामान रख देंगे जैसे मटर है, छोला है, तो वो बड़ी हो जाएगी कुछ भी। तो इसलिए ना छोटी है ना वो बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये आपेक्षिक सूक्ष्म है। आपेक्षिक सूक्ष्म एक तो हो गया हमारा अंत्य सूक्ष्म, मतलब जो सबसे सूक्ष्म है उससे, उसके बाजू में आप जैसे सबसे छोटा समझ लो अभी मटर है ना, उसके बाजू में आप क्या रखोगे कि जिससे वो सूक्ष्म हो जाए? कि और सूक्ष्म को रख देंगे। उस सूक्ष्म से तो दूसरा कुछ सूक्ष्म नहीं हो सकता ना, परमाणु से अतिरिक्त तो और दूसरा कोई सूक्ष्म नहीं है। तो इसलिए परमाणु तो हो गया अंत्य सूक्ष्म, और आपेक्षिक सूक्ष्म जो किसी अपेक्षा से किसी से सूक्ष्म है, इसलिए वो आपेक्षिक सूक्ष्म है। तो ये दो प्रकार के सूक्ष्म यहाँ पर बताया। इसी तरह से स्थूल का समझ लेना। स्थूल भी दो प्रकार का, अंत्य अंत्य स्थूल मतलब जो सबसे स्थूल है, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है दुनिया में। तो जगत व्यापी महास्कंद जो सबसे बड़ा अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है, पुद्गल का पूरा जगत में व्याप्त हो ऐसा पुद्गल पिंड, ऐसी ऐसा वह अंत्य स्थूल है। और उससे बड़ा कोई स्कंध नहीं, इसलिए वो अंत्य अंत्य स्थूल है। और बेर आंवला आदि आपेक्षिक स्थूल है। दोनों में एक ही उदाहरण लिया है ना, क्योंकि वहां पर आंवले की अपेक्षा से बेर को सूक्ष्म बताया था, यहाँ पर बेर की अपेक्षा से आंवले को स्थूल बताया। भाई मटर भी सूक्ष्म है, मटर भी स्थूल है, क्योंकि उससे कोई सूक्ष्म हो सकती है चीज। और मटर भी स्थूल हो सकता है क्योंकि उससे सूक्ष्म हो सकती है, और मटर भी सूक्ष्म भी हो सकता है यदि उससे स्थूल कोई चीज हो। मतलब आपेक्षिक चीज हो गई ना। जैसे लकीर खींची थी हमने, लाइन खींची थी, वह सूक्ष्म भी हो सकती है स्थूल भी हो सकती है, क्योंकि उससे सूक्ष्म भी लाइन हो सकती है और उससे बड़ी लाइन भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर जो स्थूल है उसमें भी दो तरह के भेद किए, अंत्य स्थूल और आपेक्षिक स्थूल, मतलब किसी की अपेक्षा से जिसे स्थूल कहा जाए वह भी पुद्गल की पर्याय है। मतलब सूक्ष्म जो स्कंद है वह भी पुद्गल की पर्याय है, सूक्ष्म जो परमाणु है वह भी पुद्गल की पर्याय है, और स्थूल जो स्कंद है, सबसे स्थूल स्कंद, वह भी पुद्गल की पर्याय है। जो आपेक्षिक पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, वह भी सब पुद्गल की पर्याय है। मतलब आपेक्षिक चीजें हैं, आपेक्षिक स्थूल है या आपेक्षिक सूक्ष्म है, वह भी सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? प्रीति जी, ममता जी, रंजना जी, निशा जी, एमजे कौन है ये एमजे? समझ में आ रहा है कि नहीं? सूक्ष्म तो नहीं हो रही बात? यदि ये बात, ये शब्द सूक्ष्म हो रहे हो तो समझ लेना ये आपेक्षिक सूक्ष्म है। इससे भी सूक्ष्म शब्द हो सकते हैं, इससे भी स्थूल शब्द भी हो सकते हैं, इसलिए ये आपेक्षिक सूक्ष्म है। मतलब घबराना नहीं कि अरे इतने सूक्ष्म बात है ये तो कैसे समझेंगे। इससे भी सूक्ष्म बात हो रहा सकती है, ऐसी बात जो आपकी इंद्रियों से ही ज्ञात ना हो, अतीन्द्रिय हो,
ऐसी बात भी हो सकती है। हाँ, समझ में आ गया सबको? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? मंजू जी बोली। दीदी, जिन अंत्य शब्द जो है ना, जिनके प्रश्न अंत्य शब्द, डाउन कर लीजिए। हाँ बोली। दीदी अंत्य शब्द जो है ना, उसका मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या है ये? ये दिया है इसी में। अंत्य शब्द का अर्थ है, मतलब सर्वोच्च, दोनों में सर्वोच्च आएगा, उसका मीनिंग ऐसा है। देखो इसमें सबसे ज्यादा। हाँ, सर्वोच्च और सबसे ज्यादा एक ही बात है। प्रॉपर उसका अंत्य मतलब साक्षात। साक्षात अंत्य, अंत्य का अर्थ है साक्षात। तो साक्षात सूक्ष्म या साक्षात स्थूल, दोनों में वो यूज होगी चीज, वो शब्द दोनों में यूज होगा। अंत्य का अर्थ है साक्षात। ठीक है, तो ये होगा हमारे सूक्ष्म और स्थूल, दोनों हो गए। अब संस्थान। संस्थान पढ़िए। मैं पढ़ दूं दीदी? हाँ अनीता जी। मैडम, जय जी मैडम, इसे बेर और आंवले का जो किया, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। इसका अर्थ क्या है इसकी? जैसे आंवले के सामने बेर छोटा है, हम्म, इसका उदाहरण दिया है। ठीक ये है। उदाहरण ही है। ऐसे ही किसी भी चीज के सामने कोई भी चीज छोटी हो सकती है। आप मोटे हो कि पतले हो? चलो ये बताओ। मोटी है। मोटे है मैडम। मोटे हो? अच्छा, वो पिक्चर में जो टुनटुन आती है वैसे हो आप? नहीं नहीं, वैसे नहीं। तो फिर उसके सामने आप बैठोगे तो आप तो बहुत पतले लगोगे, हाँ। है ना? और कोई पतली दुबली लड़की हो, उसके सामने आप बैठोगे तो मोटे लगोगे। तो ठीक है। इसलिए आप न तो मोटे हो न पतले हो, लेकिन अपेक्षा से आप मोटे हो और अपेक्षा से आप पतले हो। मोटी औरत के सामने आप बैठोगे तो आप पतले कहलाओगे, मोटे की अपेक्षा से पतले हो, पतले की अपेक्षा से मोटे हो। ठीक है, लेकिन ये पतला और मोटा होना दोनों पुद्गल की पर्याय है, आपकी पर्याय नहीं है। यहां पर ऐसा ही कह रहे हैं, जो आंवला है वो बेर से बड़ा है, तो वह अपेक्षा से बड़ा हुआ, किसी अपेक्षा से। बस। लेकिन आंवले से भी तो बड़ी तरबूज है ना, तरबूज की अपेक्षा से आंवला छोटा हो गया। तो ये छोटा मतलब सूक्ष्म, स्थूल होना, ये सब पुद्गल की पर्याय है, ये यहां पर कहना चाह रहे ठीक है। हैं। चलिए पढ़िए, संस्थान का पढ़िए। मैं पढ़ू मैडम? हाँ। जय जी मैम। आकृति संस्थान। आकृति, आ, आ, आकृति को संस्थान कहते हैं। उसके दो भेद हैं, इतरस लक्षण संस्थान और दूसरा अनिष्ट लक्षण संस्थान। उसमें गोल, त्रिकोण, चौकोर, लंबा, चौड़ा, परिमंडल ये इत्या लक्षण संस्थान है। बदलाव आदि जिसकी कोई आकृति नहीं है, वह अनित्र लक्षण संस्थान है। अनित्र लक्षण संस्थान है। हम्म। भेद नहीं, बस 6 तरह का है। बस संस्थान की बात कर रहे हैं हम। संस्थान दो प्रकार का है। पहले संस्थान कहते किसे हैं? तो आकृति या बनावट, उसको संस्थान कहते हैं, है ना? इसके दो भेद हैं, इत्थ लक्षणम संस्थान और अनित्थ लक्षण संस्थान। इत्थ लक्षण, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान, ये दो प्रकार के भेद किए। अब इत्थम लक्षण में मतलब जो एकदम प्रॉपर, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा वो आकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण, त्रिभुज, चौरस, लंबा, चौड़ा, ये सब जो अलग अलग है परिमंडल, ये सब इत्थम लक्षण संस्थान है।
और जिसकी कोई नियत आकृति नहीं, जिसकी कोई निश्चित आकृति, वो तो हो गया इत्थम लक्षण संस्थान। और जिसकी कोई नियत आकृति नहीं है वो हो गया अनित्थम लक्षण संस्थान, जैसे बादल आदि, है ना। कोई निश्चित आकृति नहीं है, बादल की क्या है आकृति, कैसा भी बना होता है ना, अलग अलग टाइप से हो सकता है बादल, तो वो अनित्थम लक्षण संस्थान है। ये दोनों ही संस्थान कैसे हैं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है दोनों ही, चाहे फिक्स वाला हो, नियत आकृति वाला हो, या अनियत आकृति वाला हो, दोनों ही संस्थान पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है। स्थूल के बाद संस्थान, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, ये तीनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अगला है भेद। भेद पढ़िए। वेद वेद 6 तरह का है। उत्कर, उत्कर, चूरण, खंड, तुनी का प्रतर और अनुचटन। आरे आदि से लकड़ी आदि का विदारण करना तो उत्कर है। जो गेहूं, बाजरा आदि का आटा चूरण है। घड़े आदि के टुकड़े खंड है। उड़द, मूंग, चना, छोला आदि दालों को चूर्णी का कहते हैं। तत्परिमाण लोहे को घन इत्यादि ये पीटने पर भी स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं, उसे अनुचटन कहते हैं। मतलब पुद्गल द्रव्य का भी कितना विश्लेषण किया है, क्यों किया इतना विश्लेषण, हमको क्या काम है, सीधे 47 शक्तियां बताओ आत्मा की, आत्मा के अनंत गुण है वो बताओ, पुद्गल द्रव्य से क्या मतलब है हमको। कि ये पुद्गल द्रव्य में ही सबसे ज्यादा भ्रमित हो रहा है जीव। पुद्गल द्रव्य को ही मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा मान रखा है अनादि से, इसलिए सबसे ज्यादा इसी से भेद विज्ञान कराने की आवश्यकता है। पर ये तो समझ में आया पहले कि कौन सी चीज पुद्गल द्रव्य है, शब्द है। शब्द तो हम समझ सकते कि जीव द्रव्य की ही पर्याय है, जीव द्रव्य का ही गुण है, अभी तो ये समझ रहे थे। अब समझ में आया कि शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है। तो क्या फर्क पड़ गया, जीव की हो चाहे पुद्गल की हो, कि बहुत फर्क पड़ गया। हमने क्या किया अभी तक, जो शब्द है उससे ही अपने को उच्च और नीच माना है, कि हम तो बोल ही नहीं पाते हैं, हम तो घबरा जाते हैं, हमारे तो शब्द बिखर जाते हैं, तो हमारे में तो गुण ही नहीं है, अपने आप को दीनहीन माना। और या फिर इससे उच्च मान लिया अपने आप को कि हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता। एक तो अपने संबंध में हो गई ये बात, दूसरे के संबंध में भी, कि अरे वाह वो तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनके जैसा तो कोई नहीं है, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। उनकी महत्ता शब्दों से आ गई। शब्द तो पुद्गल द्रव्य के पर्याय है, जीव का गुण तो है नहीं, तो आपने जिसकी महत्ता की है वह तो पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य क्या है, यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से फिर थाई, क्षण में नष्ट हो सकती है। जिनकी आवाज आपको बहुत अच्छी लगती हो सकता है कि उनका गला खराब हो जाए और उनकी आवाज ही नहीं निकले। और जिनकी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उनका ऐसा यश कीर्ति का उदय आए कि उनकी आवाज सबसे अच्छी लगने लग जाए। अमिताभ बच्चन का सबने सुना होगा। अमिताभ बच्चन जब मतलब जब जब वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, द ग्रेट अमिताभ बच्चन नहीं थे वो, जब उनका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ था, तब वो पहले एक जो रेडियो है आकाशवाणी, उसमें गए थे ऑडिशन देने के लिए। तो वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, कि नहीं इनकी आपकी आवाज बहुत भारी है, नहीं चल पाएगी। और आज इतने सालों बाद उनकी आवाज ही उनकी पहचान बन गई। अमिताभ बच्चन की आवाज आ जाए तो सबसे अच्छा वो सब मतलब बेस्ट लगने लग जाता है। और आकाशवाणी वाले, वही आकाशवाणी वाले अब तरसते हैं उनको बुलाने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए। क्या हुआ, ये सब पुद्गल की पर्याय है, जीव का गुण नहीं है ये। यदि जीव का गुण होता तो जीव के साथ आवाज जाती हो, जीव के साथ वही भाषा चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दूसरों की आवाज से कि अरे ये तो बहुत कर्कश बोलते हैं,